धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक से आपको रूबरू कराएं, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर किसी शख्सियत को ढूंढना पड़ता है जिससे उस टॉपिक पर बात कर सके, ताकि आप लोगों के समझ में बातचीत के जरिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आ सके। क्योंकि सिंगल बंदा बताता है उतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं जितने सवाल जवाब की शक्ल में ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। ये बताया इसलिए क्योंकि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारी चीजों से गुरेज करते हैं और जो जल्दी से हाथ लग जाता है उसी को आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशों को कम नहीं करते हैं। एक मुल्क है यमन, उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है यूएन की। उस रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे लाखों बच्चों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए। वहां के करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए। बच्चे हों बड़े हों, सबके सामने दुश्वारी हो रही है। तो पहला सवाल ये कि दुश्वारी हो क्या रही है, दूसरा सवाल ये कि दुश्वारी क्यों हो रही है, और यमन का जो आजकल नाम लिया जा रहा है वो 4-5 साल से ही इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। क्या ईरान अपना वहां पे प्रभाव बढ़ाना चाहता है शियों के जरिए, और उस बढ़ते हुए प्रभाव से सुन्नी मुल्क जो है सऊदी अरब वो चिंतित है। और इन दोनों के बीच में यानी कि ईरान वर्सेस सऊदी यानी कि शिया वर्सेस सुन्नी के बीच में यमन जो छोटा सा गरीब मुल्क है वो पिस रहा है। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। इसमें एक सवाल ये भी आता है क्या इसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की भी कोई भूमिका है। तो इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के संपादक शहाबुद्दीन याकूब साहब। कई मुद्दों पे लगातार वो बातचीत करते रहते हैं हमारे साथ। इस मुद्दे पे भी हम उनसे बात करने जा रहे हैं। पहला मेरा सवाल ये है सर कि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है यमन के बारे में। देखिए, इस वक्त यमन की जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं है, वो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, लेकिन जंग की वजह से उस मुल्क का जो ढाँचा है एक तरह से आप कह सकते हैं, वो तबाह हो चुका है। जिसकी वजह से एक तो ये है कि मुल्क की एक तरह से आप कह सकते हैं कि नाकाबंदी कर दी गई है, यानी उसका जो है चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है। अब कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जिधर सऊदी अरब ने टाइट कर रखा है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिधर जो हौसी बागी हैं, उनका कंट्रोल है। तो जो खुराक है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, बाकी पानी है, ये सब उस मुल्क में जा नहीं सकता। अब बहुत सारे इस तरह ख़ास तौर से जब जंग की हालत होती है, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ जाता है। उसमें जो इस तरह के दुनिया की जो बड़ी ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद लेकर उन मुल्कों में जाएँ। लेकिन जब चारों तरफ से उनको ब्लॉकेड का सामना हो, तो ऐसे में लोगों के पास बुनियादी जो सहूलत की जो चीज़ है, वो भी नहीं मिल पाती। जिसकी वजह से इस वक़्त जो यूएन की जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि अगर उनको इसलिए कि यूएन के पास भी इस वक़्त जो सबसे मुश्किल ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मुल्क जो है, वो क्राइसिस में चल रहे हैं। उनकी मईशत, उनकी जो इकोनॉमी है, वो बहुत बुरी हालत में है, जिसकी वजह से उनको जो रिक्वायर्ड बजट चाहिए, जो अमाउंट चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें, उतने पैसे उनको नहीं आ पा रहे हैं। तो उसकी वजह से वो जितने लोगों की ज़रूरत है, एक तो वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि 24 लाख के आस-पास वो कह रहे हैं कि 2020 के आखिर तक 24 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको भरपूर ग़िज़ा ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएँगे। जिससे ज़ाहिर बात है उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनकी बाकी जो इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो ह्यूमन बॉडीज़ को रिक्वायर होती है, वो नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फेमाइन के करीब हैं। यानी अभी जो यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो कहत और भूखमरी के शिकार होकर जो है वो हो सकता है कि वो बाद में मौत के भी शिकार बन जाएँ। लेकिन इतने सालों से 2015 से जो जंग एक तरह से वहाँ पे जारी है उसकी वजह से अब तक लाखों लोग मर चुके हैं। आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, रिपोर्ट बता रही है वहां पे किस तरीके की दुर्दशा, किस तरीके के हालात हैं लोगों के सामने। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन हालात का असल जिम्मेदार है कौन। क्या सऊदी अरब, जी। जिस पर आरोप लग रहा है कि वो इस गरीब मुल्क पर हमला कर रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहा है, या दूसरा ईरान पर जो इस पूरे एरिया के अंदर धीरे धीरे करके कई देशों में अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ के जो शिया कुछ लोग हैं
उनको उकसाकर सऊदी के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और सऊदी और ईरान के बीच में यमन के गरीब जो अवाम है वो पिस रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? देखिए, असल में इस तरह की जो जब सूरत हाल पैदा होती है, तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बल्कि सही बात यह है कि इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप यमन की अगर आप बात करें तो यमन उस खित्ते में सबसे ज़्यादा पीसफुल मुल्क था, और यही वजह है कि बाकी जो जो भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में उनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा खासा था, ज़्यादा वहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे। ये ज़रूर है कि वहाँ पे बाकी अरबों की तरह, जैसे अरब वर्ल्ड में जिस तरह से दौलत का रेल-पेल हुआ और जिस तरह से पेट्रो डॉलर का एक तरह से दौर शुरू हुआ, तो यमन उससे कहीं न कहीं किसी हद तक दूर था। यानी वो जो खुशहाली जो बाकी अरबों में आप देखते हैं वो उनके यहाँ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही संजीदा लोग थे और बहुत ही सुलझे हुए लोग थे, अपनी ज़िंदगी में खुश थे और उनके यहाँ लिटरेसी रेट भी अच्छी खासी थी। मसला तब हुआ जब वहाँ पर अली अब्दुल्ला सालेह जो है उनकी हुकूमत थी, और अरब स्प्रिंग जब आया 2011 में, तो उसके बाद वहाँ के लोग जो हैं अली अब्दुल्ला सालेह जो हुक्मरान थे वहाँ के, उनके करप्शन और बदउनवानी की वजह से लोग उनके खिलाफ सड़कों पे आ गए और उनसे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि भाई आप हुकूमत छोड़ दो। बहरहाल उन्होंने लोगों के दबाव में आकर उनके जो उस वक़्त नायब थे, उनको उन्होंने हुकूमत ट्रांसफ़र कर दी मंसूर हादी को। लेकिन थोड़े ही दिनों में मंसूर हादी जो है वो कोई बहुत एक आप कह सकते हैं बहुत एक पर्सनैलिटी जो होती है पावरफुल, वो सूरत-ए-हाल नहीं थी उनके साथ। तो खुद अली अब्दुल्ला सालेह के जो बहुत सारे जो फ़ोर्सेज़ होते हैं, जो फ़ौज होते हैं, उनमें जो उनके वफ़ादार लोग थे, वो उन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं किया मंसूर हादी को। फिर जब देखा कि मंसूर हादी के खिलाफ जो है बगावत होने लगी, तो हौसी जो वहाँ पे एक ग्रुप है जिनको आप कह सकते हैं कि जो वो एक तरह से ज़ैदी शिया एक अक़लियत है वहाँ पर। उनका ग्रुप है हौसी बागी जिनको इस वक़्त कहा जा रहा है, वो लोग भी खड़े हो गए, उन्होंने भी मुखालफ़त शुरू कर दी और इस तरीके से 2 ग्रुप हो गया। एक अली अब्दुल्ला सालेह के का ग्रुप हो गया जो खुद जो मंसूर हादी की हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे। दूसरी तरफ जो हौसी बागी हैं वो हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे और दोनों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यमन के हिस्से पर कब्ज़ा कर लें। और हुआ ये कि 2015 तक आते-आते हौसी बागी और अली अब्दुल्ला सालेह की जो वफ़ादार फ़ोर्सेस थी, जिन्हों आपस में इन्होंने राय-मशवरा करके और आपस में हाथ मिलाकर इन्होंने समझिए कि पूरे यमन पे एक तरह से वो कब्ज़ा कर लिया और मंसूर हादी को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो मुल्क छोड़कर कहीं चले जाएँ। बहरहाल वो उस वक़्त सऊदी अरब आ गए, यमन छोड़कर। जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब के अंदर ये सोच पैदा हुई कि चूँकि हौसी बागी जो हैं उनके बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि वो ईरान नवाज़ हैं और ईरान का उन पे बड़ा गहरा असर है। तो उनको ये खौफ़ हुआ कि अगर हौसी बागी यमन पे कब्ज़ा हो जाते हैं और वो फिर ईरान नवाज़ भी है और ईरान का उन पे गहरा असर होता है, तो पूरा मिडल ईस्ट का खेल खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। उसमें आनन-फानन में सऊदी अरब ने क्या किया कि एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया और यमन की जो ये हौसी बागी और अली अब्दुल्ला सालेह का जो ग्रुप था, इनको ताकत के बल पर एक तरह से ज़मीन पे लाके उनको ये कहने लगे कि जो चूँकि सिलेक्टेड गवर्नमेंट मंसूर हादी की थी, लेजिटिमेट हुकूमत मंसूर हादी की थी, तो इसलिए आप पावर इनको वापस कर दो और जब तक आप वापस नहीं करेंगे, मंसूर हादी की हुकूमत को आप बहाल नहीं करेंगे, हम अपना एयर स्ट्राइक या जो भी हमला है वो जारी रखेंगे। उनका गुमान ये था कि 10 से 15-20 दिन मैक्सिमम मान लीजिए 1 महीने के अंदर ये कामयाब हो जाएँगे। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं, कौन किसके पीछे है, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से किसको मदद मिल रही है, उसके बाद ये जंग एक तरह से लंबी हो गई और उसमें खेल फिर वही शुरू हो गया। यानी सऊदी अरब ये कहने लगा कि हौसी बागी को ईरान सपोर्ट कर रहा है, उनको असलहा स्मगल कर रहा है, उनके पीछे खड़ा है। ईरान कहने लगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सऊदी अरब को क्या ज़रूरत थी कि दूसरे मुल्क के मसले में इंटरफेयर करना। तो अब इसमें क्या है कि हालात उसी तरह से अभी तक चलते-चलते यहाँ तक आ गए और आप देखिए कि इस 2015 से यानी 2015 से लेके आज 2020 तक में पूरी जो एक तरह से रियासत है, पूरा जो यमन है, तबाह हो चुका है। वहाँ के लोग बेचारे खाने के मोहताज हैं। जी। वो तमाम चीज़ों का रिपोर्ट में ज़िक्र है और वो तस्वीरें भी आए दिन लोगों के सामने आती रहती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना सर, ईरान जी। इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके के अंदर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। इराक में भी अगर हुकूमत आई तो शियों के पास में आई, यमन में भी अगर हुँ। शिये
जो उठ रहे हैं तो वो ईरान की बदौलत उठ रहे हैं, लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो ईरान की बदौलत। तो ईरान चाहता है कि जो सुन्नी मुल्क हैं पूरे अरब पे जो कब्जा किए हुए हैं उनको पछाड़ के वो यहाँ का सरताज बन जाए। असल में देखिए ईरान जो है वो किसी ज़माने में एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पावर था। यानी उस दुनिया में ख़ास तौर से एक वक़्त ऐसा था कि 2 ही एम्पायर थे, एक रोमन एम्पायर था, एक पर्शियन एम्पायर था। इस वक़्त जो ईरान में हुकूमत है, कहीं न कहीं उनके ज़हन में वही जो पुराना ख़्वाब था और इनका ये था कि भई हम अपनी हुकूमत को पूरे मिडल ईस्ट में इसको एक्सपोर्ट करेंगे और बड़ा करेंगे। तो कहीं न कहीं वो जो आरज़ू है, एक तो वो है ईरान के अंदर, दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में जहाँ-जहाँ भी इस वक़्त बहुत सारे जो प्रॉक्सीज़ हैं, उसमें सबसे आगे ईरान है। यानी ईरान के साथ जो अरबों की शिकायत है वो ये है कि ईरान मतलब डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं करता लेकिन उसने प्रॉक्सीज़ बहुत तैयार कर रखी हैं। जैसे हिज़्बुल्लाह है या इस तरीके से आप इराक में चले जाइए तो कई ग्रुप्स हैं और इस तरह बहरैन में है। तो इससे कहीं न कहीं जो अरबों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो उनका सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि ईरान जो है अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन ईरान के ऊपर जो यहाँ पे ख़ास तौर से यमन के हवाले से अगर आप बात कर लीजिए, तो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि वो सऊदी अरब के साथ बैठकर अपने मसले हल करता या अरब के जो भी मुल्क हैं जिनको ये शिकायत है कि ईरान उनके इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, उनके साथ मीटिंग हो सकती थी, डायलॉग हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से आप ये कह सकते हैं कि ये डायलॉग की तरफ ये लोग नहीं आए, दोनों अपना नुकसान कर रहे हैं और दोनों का नुकसान का मतलब ये है कि एक बहुत पूरा मिडल ईस्ट जो है उसको उसके स्टेबिलिटी के साथ ये दोनों खेल रहे हैं। लेकिन मैं इससे भी अगर बड़ी बात कहूं कि दोनों के नुकसान को छोड़ दीजिए कि सऊदी का ईरान का क्या नुकसान हो रहा है, इनके बीच में जो गरीब आवाम पिस रहा है, क्योंकि हमारी खबर का मौजू यही है कि जो बच्चे हैं उनके सामने क्या हालात हैं, जो बड़े हैं उनके सामने क्या हालात हैं। सिर्फ सनक है अपनी कि अपना प्रभुत्व बढ़ाना है उस इलाके के अंदर। अगर ईरान ये ना करता तो ये यमन जैसा आपने बताया कि पढ़ा लिखा मुल्क था, शरीफ मुल्क था, वहां के लोग महज़्ज़ब थे, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं था, ये तमाम चीजें ना होती। बिल्कुल नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि ईरान पे जब जब से इल्ज़ाम लग रहा है, इसलिए कि कई बार सीज़ फायर भी हुआ सऊदी अरब के अंदर और जो हौसी बागी हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक हौसी बागियों ने सीज़ फायर का वायलेशन किया और उन्होंने कई मिसाइल दाग दिए और बाद में उन्होंने अब उनके पीछे लोग तो कह रहे हैं भाई उनके पीछे फलां है, उसके पीछे फलां है, उनकी इतनी हैसियत कहाँ है या इतनी उनके पास उनका डिफेंस इतना मजबूत नहीं है कि वो सऊदी अरब एक ज़ाहिर बात है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। लेकिन उन्होंने जब उनका जो कैपिटल है रियाज़, जब उस पे उन्होंने मिसाइल दाग दिया 2017 में 2017 में तो वहाँ से ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। उसके बाद सऊदी अरब ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो नाकाबंदी में बड़ी सख्ती कर दी और जिसके वजह से यमन के हालात जो है और ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन इसमें ईरान एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अदा कर सकता था और सऊदी अरब को एक तरह से वो शिकस्त दे सकता था और वो ये है कि अपने जो भी उस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हाँ, वो किसी भी तरह का जो हौसी बागी हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है या हिज़्बुल्लाह जो है वहाँ पे प्रेज़ेंस अपनी नहीं रखती। इसलिए कहा जा रहा है कि हौसियों के साथ-साथ हिज़्बुल्लाह का भी एक ग्रुप है, जो यमन में एक्टिव है। इसलिए कि यमन जो है आप देखें तो वहाँ पे इससे पहले अल-कायदा भी बड़ा वहाँ पे एक्टिव थी। इसी तरीके से दाइश का भी वहाँ पे फुटप्रिंट्स मिले थे। तो यमन इस वक़्त क्या है कि जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जंग की वजह से आप पूरे खित्ते में आप देखिए कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो अलग-अलग एंटिटी के लिए काम करती हैं, इस वक़्त वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे यही खड़ा है, इसलिए कि सबूत किसी के पास भी नहीं है। हाँ, अभी जैसे चंद दिन पहले की ये खबर ये है कि ईरान की तरफ से एक कश्ती जा रही थी, जिसमें बहुत सारे असलहे रखे हुए थे, जो स्मगल किए जा रहे थे और उसमें जो लेटर्स थे, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। लेकिन अब इसकी सदाकत पे चूँकि हम और आप मेहर नहीं लगा सकते, हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज़ नहीं है। ये लेकिन ईरान के ऊपर इस वक़्त सवाल सिर्फ़ ये उठ रहे हैं कि ईरान कम से कम सऊदी अरब के मुकाबले में ईरान थोड़ा मुख्तलिफ है। इसलिए कि ईरान के अंदर एक तबका ऐसा मौजूद है, ख़ास तौर से जो वहाँ की आयतुल्लाह ख़ामनई है ये हैं, उनकी बात बहुत सुनी जाती है। वो चाहते तो चूँकि वो एक बहुत मज़हबी लीडर हैं और उनका बड़ा कंट्रोल है ईरान की हुकूमत पर, वो चाहते तो इन तमाम लोगों को जमा करके
और अपनी तरफ से वो तमाम शवाहिद पेश कर सकते थे और यकीन दहानी करा सकते थे कि भाई हमारा कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, खुदा के लिए ये खत्म करो। इसलिए कि वो बड़े एक तरह से मतलब उनका बड़ा एहतराम है। आपने आयतुल्लाह खामनेई का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पे अगर बातचीत की जाए तो आयतुल्लाह खुमैनी से की जाए। वहीं के बाद आप देखिए इराक और ईरान 8 साल 80 से लेकर 88 तक लगातार लड़ते हैं, और उसी के बाद से देखिए तमाम आसपास के मुल्कों के अंदर किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। यानी ईरान अपने आप को फैलाना चाहता है, अपनी सोच को फैलाना चाहता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ देशी भाषा में, जैसे हमारे यहाँ आरएसएस के लोग काम करते हैं नहीं, अखबार पे भी पकड़ है शियों की, किताबों पे भी पकड़ है शियों पे भी, विचार पे हमेशा बुरी खबरें सऊदी से आती हैं, ईरान से कभी कोई बुरी खबर नहीं आती है, मीडिया पे कब्जा भी उनका है। लेकिन मैं आपके 2017 वाली चीज पे आना चाहता हूँ। आपने कहा रियाद में मिसाइल से हमला कर दिया, अभी हाल फिलहाल का है कि हौशी बागियों ने ड्रोन से हमला किया जो तेल कंपनी है ओराम सऊदी की, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई प्रभावित हो गई, एक हालात बुरे खड़े हो गए। तो ये रुकेगा कैसे, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है। जी नहीं, इसमें सबसे जो ज्यादा यूएन ने भी जो इस पे अपनी तशवीश जाहिर किया है, या वर्ल्ड जो पावर हैं, अभी आप देखिए कि कई जर्मनी है और फ्रांस है और बाकी कई मुल्क हैं जो ये आके कह चुके हैं कि भाई अब इसे खत्म करो। लेकिन असल में जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो उनके पीछे भी एक कहानी होती है। इस वक्त यमन की सूरत हाल मतलब इतनी खराब हो चुकी है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कब खत्म होगा। ये खत्म उस वक्त हो सकता है मेरे ख्याल से कि जब सऊदी अरब की लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप ये तय कर ले कि हमें बैठना है, और ये जो एक तरह से एक पर्दे में जो ये खेल चल रहा है, यानी अब नुकसान देखिए ना, नुकसान तो यमन के लोगों का हो रहा है, और ये दोनों जो ही है, एक सुन्नियों का चैंपियन अपने आप को कहता है, एक शियाओं का चैंपियन कहता है, लेकिन दोनों ही वहां जो लोग मारे जा रहे हैं वो सुन्नी भी मारे जा रहे हैं और शिया भी मारे जा रहे हैं, और वो मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। और ये इन दोनों तरफ जो उलमा हैं, जो बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले उलमा हैं, जो हर वक्त ये फतवा देते रहते हैं कि एक मुसलमान जो है का खून जो है दूसरे मुसलमान पे हराम है। लेकिन आप ये देखिए कि फिर ये लोग कहाँ हैं, ये अगर ये कोई ताकत है और ये उठ के खड़े हो सकते हैं, और दोनों के हुकूमतों के तरफदार जो ये उलमा हैं, अगर ये उठ के खड़े हो जाएं और ये सड़कों पे आ जाएं और ये कहें कि भाई ये बंद करो, ये इस्लाम को जिस तरीके से तुमने एक तरह से हाईजेक कर रखा है अपने मफादात के लिए, तभी जाके मुमकिन है। इसलिए कि इस वक्त कोई ऐसी दुनिया में पावर नहीं है जो इन्हें बैठा सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ एक चीज उभर के आती है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देख लिया ना आपने, मुस्लिम हैं और तमाम मुल्क आपस में कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। दुनिया का जब इतिहास उठा के आप देखेंगे, तारीख उठा के आप देखेंगे, लोग कभी मजहब के नाम पर नहीं लड़े एक दूसरे से, हुकूमतों के नाम पे लड़े हैं। पूरे यूरोप को देख लीजिए, आपस में कैसे मुल्क लड़े करते थे ईसाइयों के। और जब पाकिस्तान बना तो वो अपने साथ बांग्लादेश के काले मुसलमानों को नहीं रख पाया, या वो काले मुसलमान उनके साथ नहीं रहे, उन्होंने कहा हमें भी अपना एक अलग मुल्क चाहिए। तो झगड़ा असल में हुकूमतों का है, ये भारत के लोगों को भी समझना पड़ेगा। आज जो यहाँ लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पे, वो दिखाता है धर्म की कोई लड़ाई कभी भी उतनी बड़ी नहीं रही है। ये लड़ाई जो है वो राजनीति की है, सत्ता की है, अपने प्रभुत्व की है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अगले मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। हाँ, फिलहाल अभी हमें इजाजत।